वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एचसीएस की। एचसीएस मेंस की डेट आ चुकी है एंड जिन बच्चों का इस बार प्रीलिम्स नहीं भी हुआ है, प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड। ये ऐसा कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, बिकॉज ये वैसे तो ये हरियाणा में बहुत न्यूज ही चल रही है, इट्स नॉट दैट श्योर, बट ऐसा बोला जा रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर बाय अक्टूबर नवंबर एक और एचसीएस नेक्स्ट टाइम आएगा बिफोर द इलेक्शंस टाइम। सो डोंट डिसहार्टेंड। और भी बहुत स्टेट के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए अच्छी तरीके से। इसमें जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उसको ठीक कीजिए। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम हर रोज जीएस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अभी एससीओ और बिम्स्टेक न्यूज में था। बिम्स्टेक तो ऑलमोस्ट डोरमेंट हो चुका है, बट एससीओ अभी मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने रिगार्डिंग द इंस्टेबिलिटी इन द अफगानिस्तान उसमें डिस्कशन स्टार्ट हुई है। सो एचसीएस मेन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज हो या अगला जो 2022 में या 23 में कोई भी एचसीएस प्रीलिम्स आएगा उसका कोई भी कोर्स हो, आप हमारी O2 एकेडमी की उस पर ऐप पे जा सकते हैं एंड वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड मेरा सजेशन ऐसा ही रहेगा, जब मैंने आपको बजट और सब कुछ करंट अफेयर्स करवाया था, वो सीरीज अभी पड़ी हुई है, कि आप टेस्ट सीरीज प्लीज लीजिए सो डैट आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि किस स्टेज पर अभी आप हो। अदरवाइज क्या आपको लगेगा कि बस ठीक है मैं ही ठीक हूं जो आप लिख रहे हो, बट आपके इवैल्यूएशन के लिए आप एक टेस्ट सीरीज लीजिए सो डैट आपको पता लगे कि कहां पे अभी कमियां आ रही हैं। प्लस ये पेपर दोबारा से कह रहा हूं यूपीएससी के पेपर से थोड़ा सा हटके है। इसमें इवन जो मार्क्स भी दे रखे, वर्ड्स लिमिट्स भी दे रखी हैं कि 200 वर्ड्स 150 वर्ड्स, अगर आप उससे ज्यादा भी लिख दोगे तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। ऑल्दो इस पेपर में सब बच्चे वही बैठे हैं जो यूपीएससी की तैयारी पहले कर चुके हैं, बट इसमें अगर थोड़े बहुत वर्ड लिमिट्स आगे पीछे भी हो गई तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसके आंसर्स फ्रेमिंग ज्यादातर जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम्स आते हैं, आप उस तरीके से इसको हैंडल आउट कीजिए। क्योंकि आपने इसमें अगर ज्यादा टेक्निकलिटीज लाने की कोशिश करी तो एग्जामिनर जो वो चेकर जो बैठा है उसको लगता है कि हाँ मेरे से ऊपर जानता है, तो ठीक है। तो आपको इसको बहुत सिंपल आंसर रखना है एज फार एज द एचसीएस मेंस इज कंसर्न्ड। यूपीएससी का पेपर होता तो मैं आपको एक अलग स्ट्रेटेजी बताता, बट अभी एचसीएस का एग्जाम है तो मुझे पता है मेंस में किस तरीके से आंसर इसमें फ्रेम करने हैं। एंड लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि पर्सनैलिटीज पे एंड 8 जो अराउंड 8 या 7 उस पर क्वेश्चन आए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उन्होंने पूछ लिया। तो इस बार जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज में चल रही है, जैसे अभी एससीओ की 20th मीटिंग हुई है, 20 इयर्स हो गए हैं, 2001 में ये स्टार्ट हुआ था एंड इस साल इसकी 20th वो थी एनिवर्सरी, तो शायद इस बार ये पेपर में आ सकता है। पिछली बार 4 नंबर का आया था, इस बार मार्क्स बढ़ सकते हैं बिकॉज जीएस का पेपर इस बार 200 नंबर का है। बिम्स्टेक ऑल दो डोरमेंट हो गया है, बट इस बार इसकी 17th एक मीटिंग अभी कोलंबो में करी गई, तो इसलिए मैंने इसको अभी इसमें डिस्कशन के उसमें रख लिया है सो डैट अगर बिम्स्टेक का क्वेश्चन आ भी जाए 5 नंबर का तो आपको मोटे मोटे चीज पता हो कि बिम्स्टेक कब बना था, इसके क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड अभी रिसेंटली कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में क्या हो रहा है। आपको इस तरीके से पेपर को लेके चलना है। एक सीरीज में मैंने सोचा है कि पर्सनालिटीज की भी आपके पास लेकर आऊं कि जैसे पिछली बार औरंगजेब, महाराणा प्रताप, डायरेक्ट पर्सनालिटीज पे क्वेश्चन पूछा गया, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की या फिर जो एंशिएंट टाइम पे मिडिवल टाइम पर फेमस पर्सनालिटीज थी। तो हम एक एक पर्सनालिटीज भी धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक दिसंबर 3 से 5 मेंस के एग्जामिनेशन है, तब तक हम जो भी कॉन्टेम्प्रेरी चल रहा है सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लेंगे। So give a brief account of the following organization SCO and BIMSTEC। अब SCO जो था शंघाई कॉरपोरेशन, वो सबसे पहले अगर मैं कहूं 2001, ये 3 डेट्स हैं 2001, 2002 एंड 2003। अब 2001 में सबसे पहले क्या होता है कि अनाउंस्ड होता है, 2002 में इसको साइन कर दिया जाता है एंड 2003 में इट केम इनटू एन एक्शन। ऑल्दो ये जीएस पर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से है, बट आपको ये पता हो कि 2001 में डिस्कशन हुई है, 2002 में साइंड हुआ एंड 3 में इट केम इनटू एन एक्शन। अब ये उससे पहले शंघाई था। अगर मैं इसके लिए कोड वर्ड बताऊं आपको, अगर आपको जरूरत भी पड़ जाए, अब इसमें एक आई ऐड हुआ है इस बार। अब इसकी मीटिंग हुई है रिसेंटली कोविड टाइम पे, जिसमें वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने पार्टिसिपेशन करी एंड उसमें बेसिक टॉपिक जो इस बार था वो था अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी एंड जो वहां पर अभी ओपीएम ट्रेड चल रहा है, इलीगल ट्रेड चल रहा है, वहां पे टेररिज्म चल रहा है, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, वही एक
पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा इस बार एससीओ की मीटिंग में। नाउ इससे पहले 1996 तक इट वाज द S5, शंघाई 5 था ये, जिसमें आपके पास ये कंट्रीज आ रही थी, जिसमें रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, जिसमें 2017 में ऐड हुए। एंड इस बार की मीटिंग में 2021 की मीटिंग में ईरान, जो कि पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, इसको अभी इस बार परमानेंट स्टेट बना दिया गया इन द एससीओ। शंघाई 5 के बाद 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान ऐड किया गया, तब उसके बाद ये एससीओ पूरा प्रॉपर बन गया। एंड 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड कर दिया गया। नाउ इस बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि दुशनबे एग्रीमेंट बताइए क्या है। अब दुशनबे में इस बार तजाकिस्तान में इसकी मीटिंग हुई थी, तो आपको ये पता हो कि 2021 की मीटिंग इसमें दुशनबे में हुई थी। एंड 20 साल पूरे हुए हैं एससीओ को, तो शायद कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट होगा ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब इट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एम्स टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ओके, एंड बेसिकली ये 3 एविल्स हैं जिसको ये डील कर रहा है। वी हैव अ सेट वन, लाइक S stand for the separatism, E stand for extremism and T stand for a terrorism. So basic 3 evils हैं set, SET। इस सेट को ये फाइट कर रहा है। एंड बेसिकली इसको, जैसे हमारे यहां पर नेटो था इधर पे वेस्टर्न साइड पे, अलायंस ऑफ द वेस्ट, उसको काउंटर करने के लिए ये एंटी यूएस बुलवर्क आया है, दैट इज कॉल्ड द SCO, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलायंस ऑफ द ईस्ट। सो अलायंस ऑफ द वेस्ट जो था नेटो, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास अलायंस ऑफ द ईस्ट आया, दैट इज द SCO, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को 2017 में यहां पर प्लेस दे दी गई एज अ परमानेंट मेंबर। उससे पहले वो ऑब्जर्वर स्टेट में थे। एंड इस बार दुशनबे एग्रीमेंट जो 2021 की मीटिंग हुई है, उसमें ईरान को भी, जो पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, उसको यहां पर परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। सो बेसिक पहले आपको ये पता हो एससीओ के बारे में, जब बेसिकली क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको ये सब कुछ पता हो कि 2001 में इट गॉट स्टार्टेड एंड 2003 में इट गॉट केम इनटू एन एक्शन। एंड उसके बाद 2017 में इंडिया पाकिस्तान को इसमें ऐड किया गया। एंड रिसेंटली इस बार की मीटिंग में 2021 की मीटिंग में इसमें ईरान को परमानेंट मेंबर जोड़ दिया गया। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू स्ट्रेंथन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स के बीच में करना। इसमें पहले 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स थे, ऑब्जर्वर स्टेट्स में से एक ईरान निकल गया है। टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, enhancing ties in education, energy, transport, tourism, protection and maintain peace and security in the region 1। अब इस बार तो बेसिक मीटिंग जो थी इस बार, वो अफगानिस्तान के अराउंड ही रिवॉल्व होती रही, बिकॉज जो अभी इंस्टेबिलिटी वहां पे तालिबान ने क्रिएट कर दी है आफ्टर द यूएस लीव, जब से यूएस वहां से गया है एंड तालिबान ने टेक ओवर करा है, तो इस बार तो प्राइम फोकस जो रहा वो अफगानिस्तान रहा, बिकॉज इट इज अ यूरेशियन कंट्री जो इसमें है। एंड आपने ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा, या जिसके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, उन सबको ये पता होगा कि जिसने यूरेशियन कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल कर दिया, उसने एक ग्लोबल डोमिनेशन कर लिया। एंड यूरेशियन कंट्रीज के लिए आपको कहां से निकलना पड़ेगा? अब ये इंडिया है, यूरेशियन कंट्री के लिए सेंट्रल एशिया, एंड सेंट्रल एशिया से आप यूरेशियन कंट्री के ऊपर राज कर सकते हैं। इसीलिए ही दिस इज द ओनली रीजन अफगानिस्तान के पीछे पहले रशिया लगा रहा, पहले इंग्लैंड लगा रहा, फिर रशिया लगा रहा, उसके बाद यूएस लगा रहा, एंड फाइनली उसके बाद अब तालिबान आ गया। इसलिए सभी का फोकस एक अफगानिस्तान के ऊपर है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे राज कर गया, एंड वो समझ लो कि उसने ग्लोबल डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया है अपना। सो दिस इज द रीजन एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द अफगानिस्तान एट प्रेजेंट। एंड चाइना अपना अभी BRI जो है उनका बॉर्डर रॉड इनिशिएटिव, अब उसको भी कहीं ना कहीं से यहां पर लाने की कोशिश करेगा। ओके, सो एससीओ का बेसिक मोटिव ये है, सेट सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से फाइट करने के लिए। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट, आपको पता हो एससीओ कब बना था, एससीओ क्या होता है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड अगर रिसेंट क्वेश्चन आ गया इसकी जगह की, आप बताइए दुशनबे मीटिंग 2021, तो आपको दुशनबे मीटिंग से पता लग जाना चाहिए कि ये एससीओ की बात कर रहा है, जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। नाउ ये स्ट्रक्चर है, ये अगर आप थोड़ा ऊपर से अगर थोड़ा सा लिख भी देंगे कि स्ट्रक्चर में कौन कौन, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल्स, उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग करेंगे, उसके नीचे काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसमें जयशंकर जी ने इस बार पार्टिसिपेट भी किया था, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रैट्स जिसका इस बार
स्पेशल मेंशन किया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि रैट्स जो है इसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, कि इसको कहा गया है कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक मिलिट्री कॉपरेशन जो है और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर फोकस करा गया इस बार की मीटिंग पे कि अफगानिस्तान की जो अभी इंस्टेबिलिटी है उसको डील करने के लिए हमें रैट्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपस में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो रैट्स की इस बार इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बड़ी है एंड स्पेशल मेंशन किया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज इस बार रैट्स की जो मीटिंग को हेड कर रहा है या जो इसका प्रेसिडेंट है बाय रोटेशन, वो इस बार इंडिया है। ये आपको पता हो, रैट्स का जो इस बार बाय रोटेशन जो अभी प्रिसाइड कर रहा है प्रेसिडेंट, वो है इंडिया। नाउ एससीओ का सेक्रेटरीट कहां पर है? बीजिंग में, शंघाई, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल, एनालिटिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट्स। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस। अब पहला इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी यूरेशियन पार्ट पे, लैंड मास पे अभी अपना पूरा का पूरा इस पे कंट्रोल कर लेगा, वो एक ग्लोबल डोमिनेशन पे राज करेगा। एंड यूरेशियन लैंड मास के लिए उसे सेंट्रल एशिया के थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया इज ऑल्सो कीन इन द अफगानिस्तान। इंडिया के अराउंड 500 प्रोजेक्ट्स जो हैं अराउंड अभी अफगानिस्तान में चल रहे हैं। एंड नेबरहुड पॉलिसी जो अभी इंडिया फॉलो करने वाला है कि यहां पर से नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ एंड नाउ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडिया दे रहा है, उनकी मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है। एंड आपको पता होगा कि वहां पर बहुत सारे डैम्स जो हैं वो इंडिया कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। प्लस अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रख दिया गया है। सलमा डैम आपको पता होगा, हरी रिवर के ऊपर। ये चीज आपको इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक पूरा वो दे रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कि सो डैट अगर कहीं और भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको पता हो, क्योंकि अफगानिस्तान इस बार न्यूज में है, आपको क्वेश्चन दिख सकता है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि जम्मू कश्मीर वगैरह न्यूज में था तो उन्होंने पूछा, तो इस बार मे बी दे आस्क रिगार्डिंग द अफगानिस्तान। ओके, नाउ द सिक्योरिटी पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट हो, इंडिया थ्रू द रैट्स कैन इंप्रूव इट्स काउंटर टेररिज्म एबिलिटी बाय वर्किंग टुवर्ड्स इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एंड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द टेक्नोलॉजीज। इसमें एंटी ड्रग जो ट्रैफिकिंग है, जो यहां पर अभी इलीगल जो है, यहां पर टेररिज्म इलीगल जो आर्म्स का काम चल रहा है, ओपीएम के लिए आपको पता होगा अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट के अंदर आता है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उस चीज को डील करने के लिए इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने रैट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बोला है। सेकंड, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है हमारी, बट जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं बट इस साल ऑपरेशन हो जाएंगे, तापी प्रोजेक्ट एंड द सेकंड वन इज द आईपीआई, ईरान इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन। तो अगर इस साल स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इस साल इसका ऑपरेशन होने के चांसेस हैं, अभी तक ये थोड़ा डॉर्मेंट स्टेज पे आ गए हैं, तो इंडिया को इधर से एनर्जी रिसोर्सेज पे बहुत सारा फायदा होने वाला है। नाउ for next is a trade one. SCO provide direct access to the Central Asian countries, overcoming the main hindrance in the trade between India and Central Asia. SCO act as a alternate route to the Central Asia. Central Asia में जो एंट्री करने के लिए एससीओ एक ऑल्टरनेट रूट है एंड इसी कारण इंडिया ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में घुसा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, वहां से एंट्री नहीं हो रही है, तो उसके बाद में छबार पोर्ट बनाया गया एंड थ्रू छबार पोर्ट हम धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं इन द अफगानिस्तान एंड टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनाया गया है जो इंडिया मुंबई से लेकर पिट्सबर्ग रशिया तक पहुंच रहा है। नाउ इकोनॉमिक ties, Central Asian countries provides India with a market for IT, telecommunication, banking, finance and pharmaceutical industries. Central Asia is a part of India's extended neighborhood policy. जो इंडिया की अभी तक neighborhood policy रही है उसका एक पार्ट है। SCO provides India an opportunity to pursue the connect Central Asian policies and As I said कि जो सेंट्रल एशिया पे लैंड मास पे राज करेगा वो ग्लोबल डोमिनेशन पे करेगा, सारे एनर्जी रिसोर्सेज वहां पर हैं। इट हेल्प्स इंडिया फुलफिल इट्स एस्पिरेशन ऑफ प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड एज वेल एज चेकिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना जो अभी OBOR जिसका नाम अब BRI हो चुका है, BRI के थ्रू जो यूरेशिया में अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, पॉलिटिकल क्लाउड दिखा रहा है, उसको टैकल करने के लिए यहां पर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इंडिया के लिए। प्लेटफॉर्म फॉर द इंडिया टू एंगेज विद इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंड रशिया एज वेल एज इट्स राइवल चाइना एंड पाकिस्तान एंड दिस इज द रीजन रशिया वांटेड इंडिया इनटू दिस और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरकम द पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ द चाइना। जो चाइना अपनी डोमिनेंस स्टार्ट कर रहा था OBOR BRI के थ्रू धीरे धीरे
तो उसको टैकल करने के लिए रशिया वांट कि यहां पर इंडिया भी मेंबर हो। एंड इस बार तो एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईरान को भी ऑब्जर्वर स्टेट से परमानेंट स्टेटस का दे दिया गया है। सो एससीओ का क्वेश्चन लास्ट टाइम 4 नंबर का आया था। अब आपको एससीओ के बारे में ऊपर ऊपर सब कुछ पता हो। फर्स्ट हमने डिस्कस करा, इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे कि एससीओ जो पहले शंघाई 5 था, जिसमें बाद में उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया गया एंड 2001 में इट बिकम्स द एससीओ। अब इट इज यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 एविल्स को डील कर रही है। उसके लिए मैंने आपको बताया इट इज अ सेट 1, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। मेन फोकस क्या है? मिलिट्री कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब मेन फोकस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ सेकंड, इट इज अलायंस ऑफ द ईस्ट, ये नेटो को काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है एंड जिसको एंटी यूएस बुलवर्क भी कहा जाता है, एंटी यूएस बुलवर्क ऑर्गेनाइजेशन। सो एससीओ के हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिए एंड इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकंड क्या आएगा? बॉडी में हमने उसको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस करा। एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हम रीसेंट डेवलपमेंट बता सकते हैं कि 2021 में अभी इसके जो 20 साल पूरे हुए हैं उसकी मीटिंग अभी हुई गई इन द तजाकिस्तान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने मेन फोकस रखा गया थ्रू ऑन द रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म। ओके, एंड इसके थ्रू अफगानिस्तान को यहां पर एक मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन में रखा गया, सो डेट वहां की जो भी इंस्टेबिलिटी हो रही है या फिर जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर अभी क्रिएट हो गया है या फिर जो इलीगल ड्रग और ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पोर्शन वहां पे स्टार्ट हो गया है, उसको टैकल करने के लिए रैट्स को स्ट्रेंथन करा गया एंड रैट्स को अभी प्रिसाइड कर रहा है इंडिया। इसके साथ हम ये स्ट्रक्चर पार्ट थोड़ा सा आप बीच में लिख सकते हो अगर, क्योंकि इस बार मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं अगर ये 10 मार्क्स का आ गया तो। प्लस लास्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया कि इंडिया को इसके थ्रू क्या क्या एनर्जी रिसोर्सेज के लिए फायदा हो सकता है, सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए एंड हो सकता है अफगानिस्तान में नेबरहुड जो हमारी पॉलिसी है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं थ्रू दिस। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इशू होगा जिसको हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यहां पर हम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया भी पाकिस्तान भी, इसलिए रशिया ने, क्योंकि रशिया पहले चाह रहा था कि इंडिया को लाओ, वहां से चाइना कह रहा था कि पाकिस्तान को लेके आओ, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की दोनों कंट्रीज को इसमें ला दिया गया है। एंड दिस इज द ओनली रीजन इंडिया और पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म्स की अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, आपस में डिफरेंसेस चल रहे हैं, इसी कारण सार्क जो है वो डोरमेंट हो गया था एंड उसको डोरमेंट को ही अभी रिवाइव करने के लिए बिम्स्टेक आया गया था। पर बिम्स्टेक भी बहुत सालों से, बिल्कुल ही कुछ सालों से डोरमेंट पड़ा था। इस बार अभी कोलंबो में उसकी एक मीटिंग हुई गई, 17th मीटिंग हुई गई। बिम्स्टेक का तो बेसिक जो है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तापी और आईपीआई अभी तक डोरमेंट पड़ी थी, बट अभी कुछ दिनों से आर्टिकल्स आने स्टार्ट हुए हैं कि इस बार शायद ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए। इसमें भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है वो पाकिस्तान ने करी हुई है, अफगानिस्तान ने नहीं करी हुई है, इसमें पाकिस्तान ने प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है। नाउ उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया, अगर आप इसमें जो कोट्स मैंने आपको जो कोट बताया कि एक्सेस टू द यूरेशियन लैंड मास is leading to the global domination and you can access the Eurasian landmass to the domination over the Central Asia। अगर आपने सेंट्रल एशिया पे अपना दबाव बना लिया तो आप ग्लोबल डोमिनेशन पर आ चुके हो। आपने बीच में एक ही थोड़ा सा कोट लिख दिया, प्लस जो कॉन्टेम्प्रेरी पार्ट हो रहा है इस बार की मीटिंग उसको डिस्कस कर दिया, आपका आंसर हो गया पूरा कंप्लीट एससीओ, बिकॉज ये अभी न्यूज में है। Now, BIMSTEC, Bay of Bengal Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। सबसे पहले आपको पहली ही इसकी डेफिनेशन से पता लग गया कि ये एक इकोनॉमिक क्लब है एक। एंड सार्क की मीटिंग जो बहुत टाइम से पहले हो रही थी उसमें इंडिया और पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी या उनके जो डिफरेंसेस चलते रहे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, उस कारण ऑल्टरनेट रूट के लिए इंडिया आए इन द बिम्स्टेक, जिसमें पहले बाइस्टेक ही था खाली, जिसमें बाद में म्यांमार को ऐड कर दिया गया। जो भी बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको इसमें ऐड किया गया, प्लस इसमें आसियान की 2 कंट्रीज है, यहां पे म्यांमार और थाईलैंड को भी ऐड किया गया, प्लस 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज नेपाल और भूटान को भी ऐड किया गया। अब आप कहोगे कि नेपाल और भूटान तो बे ऑफ बंगाल से टच नहीं हो रहे हैं, बट नेपाल और ये यहां से चिकन स्नेक जो है यहां पर हमारा वेस्ट बंगाल, इसके थ्रू यहां पर ये ट्रेड करते हैं। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है भूटान से होके अंदर आती है, उसके थ्रू भूटान ट्रेड करता है। सो नेपाल और भूटान को भी बे ऑफ बंगाल सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में ऐड कर दिया गया।
So it is a regional multilateral organization. Its members lies in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. जो बे ऑफ बंगाल के टच कर रहे हैं, और दे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि नेपाल और भूटान है कि नहीं, बट आपको जस्ट बता रहा हूं कि जो बे ऑफ बंगाल से टच कर रहे हैं, बाउंड्री टच कर रहे हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है. प्लस दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इंडिया आसियान कंट्री जो है यहाँ पे थाईलैंड और ये यहाँ पर एशियन हाईवेज अभी हम पढ़ेंगे उसको प्रमोट कर रहा है. बिम्स्टेक ऑल द डोरमेंट हो चुका है, बट ये मैंने इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस बार इसकी अभी भी जून में मीटिंग हुई थी कोलंबो में, 17th मिनिस्ट्रल मीटिंग, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर कह दिया मैंने आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उन्होंने इसको यहां पर अटेंड किया था. बिम्स्टेक कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द इकोलॉजीज ऑफ ग्रेट हिमालयस एंड बे ऑफ बंगाल. जो इकोलॉजीज हैं बे ऑफ बंगाल, ग्रेट हिमालयस और बे ऑफ बंगाल को ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. यहां से हिमालयस आ गया अरुणाचल तक, ये वाले पार्ट तक, एंड इसको ये बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. इट मेनली एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द रीजन. बेसिकली पहले तो सार्क था, बट सार्क में जब इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए तो वो ऑलमोस्ट डोरमेंट स्टेज पे पहुंचने लगा, एंड उसके बाद इंडिया ने एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढा, एंड उसके बाद ये बना बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इन 1997. Now, the sub-regional organization came into being in 97 through the Bangkok Declaration. Now, इसके बेसिक 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहले आपको बिम्स्टेक का पता हो कि बिम्स्टेक होता क्या है. बिम्स्टेक के बारे में आपने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि बिम्स्टेक कब बना था एंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं एंड जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट है. सेकंड पार्ट आपका आ गया प्रिंसिपल्स का, कि बेसिक प्रिंसिपल जैसे उसका एससीओ का था कि 3 इविल्स को टैकल करना, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म. फॉर एग्जांपल यहीं पर बिम्स्टेक के जो प्रिंसिपल हैं, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, कोई भी आपस में इंटरनल अफेयर्स में मैटर में क्या करेगा, बीच में नहीं आएगा. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन इक्वालिटी. सबको इक्वालिटी मिली जाएगी, सोवरेन इक्वालिटी. तो ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं बिम्स्टेक के. अब इंडिया के लिए किस तरीके से बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया की सबसे पहले तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, प्राइमेसी टू कंट्रीज इमीडिएट पेरिफेरी, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है बिम्स्टेक का यहां पर. नाउ इट कनेक्ट्स इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय लिंकिंग देम टू बे ऑफ बंगाल वाया बांग्लादेश एंड म्यांमार. कालाधन प्रोजेक्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कौन से इसमें रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहे हैं. It allows India counter China's creeping influence in the countries around the Bay of Bengal to spread of its BRI. आपने सबसे अच्छा देखा होगा भूटान में, जो इंडिया भूटान और चाइना की बाउंड्री पे था डोकलम प्लेट्यू, जहां पर बहुत से डिस्प्यूट हुए, जहां पे डोकलम प्लेट्यू के थ्रू चाइना नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेरेंस या एंट्री करना चाह रहा था रोड के थ्रू. वहां पर इंडिया ने बहुत ब्रेवली उनको टैकल किया एंड चाइना को उसे पीछे रखा. गलवान घाटी में तो आपने अभी देखा ही था. प्लस डोकलम प्लेट्यू को जो इशू हुआ उसको भी इंडिया ने बहुत ब्रेवली टैकल आउट किया. सो चाइना को काउंटर करने का ये बिल्कुल बेस्ट तरीका था यहां पर. नाउ नेपाल में भी बहुत सारे काला पानी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जहां जहां पर चाइना आ रहा है वहां वहां पर इंडिया उनको काउंटर दे रहा है. फॉर एग्जांपल बीआरआई में आपने देखा होगा कि हर कंट्री में डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना की चल रही है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने हर जगह पे अपने साथ साथ ही पोर्ट स्टार्ट कर दिए हैं. उसमें से कभी हम डिस्कस करेंगे कालाधन, डेट इज ऑन द सितवे पोर्ट, सितवे प्रोजेक्ट जो है. It is a new platform for the India to engage with the neighbors with the SAARC becoming dysfunctional because of the differences between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस के कारण सार्क जो था वो सक्सेसफुली नहीं चल पा रहा था. इंडिया ने इसका ऑल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म निकाला, दैट इज द बिम्स्टेक. नाउ अगर ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिक, ये तो आपको जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया. फर्स्ट इज दिस द कालाधन प्रोजेक्ट. अब आपको पता है कि यहां पर चिकन स्नैक है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा ही अलग हो जाएगा. एंड चाइना यही कोशिश करने की बहुत बार कोशिश करता है. अब कोलकाता से कुछ भी सामान जा रहा था तो यहां पर म्यांमार है, तो वो इस तरीके से पूरे रूट के थ्रू आ रहा था. बट इंडिया ने और म्यांमार ने क्या करा, उसके लिए यहां से एक सी रूट को निकाला एंड कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालाधन रिवर का नाम है जिसके ऊपर यहां पर पोर्ट है, सितवे पोर्ट. तो अराउंड 1380 किलोमीटर जो था वो एरिया का वो डिस्टेंस कम हुआ. नाउ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं अब बहुत आराम से क्रॉस
बॉर्डर मूवमेंट जो होगी, ट्रैफिक होगा, वो बहुत इजी हो जाएगा। एंड इसको ला दिया कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखिए इस एशियन हाईवे मोरे फ्रॉम मणिपुर से मैसोट थाईलैंड में है, यहां तक डायरेक्टली चल रहा है वाया म्यांमार। सो सार्क जो कंट्रीज हैं, दो होगी हमारे पास, थाईलैंड और वो म्यांमार, उनके साथ कनेक्टिविटी डायरेक्टली हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो गए तो। नेक्स्ट इज दिस भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, 15 जून के अराउंड। अब इसमें क्या है कि अगर दूसरी कंट्री में भी व्हीकल जो है, मान लो कि इंडिया का व्हीकल है, अब वो घुस रहा है आपका नेपाल में, तो अब ये यहां पर रजिस्टर्ड है, तो नेपाल इसको अलाउ करेगा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द कार्गोज ऑल्सो। इसमें अभी तक थोड़ा सा भूटान पीछे था, पर भूटान ने अब उसको आई थिंक रिसेंटली साइन कर दिया है। भूटान पहले साइन नहीं कर रहा था, बट भूटान ने अलाउ कर दिया था, रेटिफाई कर दिया था कि क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है, वो इवन इन द कार्गो ले लो या लोगों के ले लो, पीयर टू पीयर मूवमेंट उसको अलाउ कर दिया गया है। सो मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुली अभी ऑपरेट चल रहा है। सो ये तीनों प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी को चैलेंज करने के लिए चाइना अपने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को भी और एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता है, बिकॉज चाइना नोज कि इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है थ्रू एससीओ तो हो रही है हमारी एक्ट नॉर्थ पॉलिसी, एंड थ्रू बिम्स्टेक हो रही है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी। एंड इन दोनों पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं चाइना हर जगह हम बीच में अडंगा डालने की कोशिश कर रहा है। सो बिम्स्टेक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज दीज 3 प्रोजेक्ट्स इज कंसर्न्ड। सो अगर आप बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा इनिशियल इस बार की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ एज इट इज कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं निकल कर आई हैं, जैसे एससीओ में निकल कर आई थी अफगानिस्तान की, वो मैंने आपको डिस्कशन करवाई रैट्स की, बट इस बार बिम्स्टेक में कुछ नहीं आया। बिम्स्टेक ऑलमोस्ट डोरमेंट हो गया था, बट इस बार कोलंबो में इसकी मीटिंग हुई है। अगर आ जाए कोलंबो डिक्लेरेशन आ जाए तो आपको पता हो कि बिम्स्टेक के बारे में बात हो रही है। सो बिम्स्टेक की आपको इनिशियल थोड़ा सा पता हो, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल्स पता हो, एंड उसके बाद सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए किस तरीके से है, एंड इन 3 प्रोजेक्ट्स की आप इसमें डिस्कशन कर दीजिए। इट इज मोर देन इनफ। आपने कंटेम्परेरी जोड़ दिया एंड आपने उसका स्टैटिक पार्ट भी जोड़ दिया। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं पिछली बार भी, तो इस बार जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होंगी वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।